नमस्कार। मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है वेक्टर। वेक्टर के ऊपर अभी तक हमने 3 वीडियोस बनाए हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो अच्छे से किए हैं और आज हम इसका चौथा वीडियो बना रहे हैं जो कि लास्ट एंड फाइनल वीडियो है वेक्टर टॉपिक के लिए। और इसके बाद में वेक्टर टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक जितने भी हैं, जितने भी पॉइंट हैं वेक्टर से रिलेटेड मैंने सारे इसके अंदर ले लिए हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट छूटता है तो आप मेरे को ज़रूर बता दीजिए और मैंने मेरी तरफ से इसमें सारे टॉपिक सारे के सारे इसके अंदर जितने भी टॉप पॉइंट्स हैं वो लेने की कोशिश करी है। उसके अलावा कल आप लोगों ने वीडियो के रिजोल्यूशन के लिए बारे में बताया था कि रेजोल्यूशन इसका अच्छा नहीं आ रहा, साफ़ नहीं आ रहा, वीडियो ढंग से दिख नहीं रहा। इसके लिए आज मैंने इसको 720 पिक्सल्स में शूट किया है। 720 पिक्सल्स में शूट करने के बाद इसको अपलोड करके देखते हैं कि कैसा रहता है इसका। फिर भी क्योंकि यूट्यूब से थोड़ा सा मैं कम ही जानता हूँ इसके बारे में, इतनी सारी चीज़ मेरे को नहीं पता। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो क्वालिटी दे पाऊँ। तो वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड जो भी दिक्कत होएगी मैं उसको जल्द ही पूरी कर लूँगा। एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी अपना, देखते हैं क्या होता है एक्सपेरिमेंट का। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करना मैथ्स टीचर का काम है ही वैसे भी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो जो का टॉपिक नाम है वेक्टर। वेक्टर से रिलेटेड कल अपन ने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं आज अपन और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे जो अपना टॉपिक है वो। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ अच्छे से क्योंकि ये थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है कल, आज मैंने थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है। क्वेश्चन ये है और बहुत ही मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन है एक तरीके से कि ए वेक्टर दिया हुआ है मेरे को 2i+k कैप। ए वेक्टर मेरे को दिया हुआ है 2i+k कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है i+j+k और सी वेक्टर दिया हुआ है 4i-3j+7k। और ये तीनों आर वेक्टर को संतुष्ट करते हैं। किस प्रकार से संतुष्ट करते हैं वो देख रखा है इसने कि आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये मेरे को एक रिजल्ट दिया हुआ है कि आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये अपने पास एक रिजल्ट है। और उसके अलावा एक और रिजल्ट है कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे को ये फाइंड करना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। और मैंने कल आपसे घर से सोचने के लिए को बोला था कि आप सोचो इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा और किया भी होगा, क्या पता। चलो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो भाई, आपने क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, बात करते हैं अगर अपन कि ए वेक्टर दिया हुआ है मेरे को। एक सेकंड, हाँ जी, ए वेक्टर दिया हुआ है मेरे को 2i+k। बी वेक्टर दिया हुआ है मेरे को i+j+k और सी वेक्टर दिया हुआ है मेरे को 4i-3j+7k। ये आर वेक्टर को संतुष्ट किस प्रकार से कर रहा है कि आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, वापस आते हैं अपन सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ से ये अगर इक्वल है तो देखो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये माइनस में आ जाएगा इधर, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ जाएगा आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का काम है इसलिए मैथमेटिक्स हमें एकदम ध्यान से लगानी है इसके अंदर, क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हमारा किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिजल्ट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर माइनस जो सी है क्रॉस बी अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब देखो क्या था कि ए क्रॉस बी 0 कब आ सकता है, जब उनके बीच में एंगल कितना हो हमारे पास में 0 डिग्री। कितने डिग्री का हो, 0 डिग्री, एक दूसरे के क्या हो, वो समांतर हो, तभी ये वैल्यू क्या आएगी 0। यानी कि इससे क्या बात निकल के आ रही है कि आर माइनस जो सी है वो पैरेलल होगा, समांतर होगा बी वेक्टर के, तभी तो ये थीटा 0 आता है अपने पास। ठीक है, कि आर माइनस सी पैरेलल होगा बी वेक्टर के, आर माइनस सी जो है वो बी वेक्टर के क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, वो समांतर होगा। इसीलिए देखो इसमें बेसिक 3D वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो आर माइनस सी किसके समांतर होगा, बी वेक्टर के, तभी ये 0 होगा। अगर ये बी वेक्टर के समांतर होगा तो इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ कि जो आर माइनस सी इसके समांतर होगा बी वेक्टर के, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं अपन कि जो आर माइनस सी है वो जो है, देखो अपने पास आर माइनस सी है
उसके जो दिक् अनुपात है, देखो ये बात अपने स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने 11th क्लास में बात करी थी कि आर माइनस सी है और इसके दिक् अनुपात बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में एक तरीके से होंगी बराबर, क्योंकि देखो ये वेक्टर की बात है, एक तरीके से लाइन से ही आ गई। तो बी वेक्टर और ये आर माइनस सी वेक्टर, इनके क्या होंगे, दिक् अनुपात बराबर, यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, बराबर, लेकिन किसी न किसी टाइम होंगी, 1 टाइम, 2 टाइम, टी टाइम, 3 टाइम, ये टाइम होगी, तो मैंने टी टाइम कर दिया इसको, ठीक है। तभी तो ये दोनों समांतर होंगी, बराबर होंगी, देखो। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी प्लस टी बी वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर आप डाल दो फर्स्ट। चलो, अब हमारे पास में यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालो, यहाँ से, हाँ, यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि आर वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्या दिया हुआ है मेरे को, 4i माइनस 3j प्लस 7k कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एकदम रफली देख लेते हैं एक बार के लिए इधर, कि 4 और बी कितना है, बी अब हो गया, देखो बी हो गया, बी अब टी के साथ में हो गया, तो ये हो गया बी प्लस, तो ये हो गया 4 प्लस टी इंटू आई कैप। देखो इसको मैं कह सकता हूँ 4 प्लस टी इंटू आई कैप। देखो कैसे किया मैंने ये, कि इनके आई कैप और आई कैप को जोड़ लिया, तो आई कैप तो कॉमन आ गया, यहाँ तो है 4 और चूंकि ये टी भी है तो यहाँ पे बचा टी, तो 4 प्लस टी इंटू आई कैप। अब जे की बात करें तो -3, ये हो जाएगा, जे की बात करें तो -3 प्लस टी इंटू जे कैप, और के कैप की बात करें तो 7 प्लस टी इंटू के कैप। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालो आप, ठीक है भाई। यानी कि आर वेक्टर एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ ढंग से कि काम आएगा हमारे, 4 प्लस टी आई कैप प्लस -3 प्लस टी इंटू जे कैप और 7 प्लस टी के कैप, ठीक है भाई। अब देखो एक और रिजल्ट इसने अपने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है मेरे को, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, कि एक और रिजल्ट इसने दिया है मेरे को क्वेश्चन के अंदर, कि क्या रिजल्ट दिया हुआ है इसने मेरे को, कि आर डॉट ए बराबर क्या है, 0, ठीक है। आर डॉट ए बराबर क्या दे रखा है इसने अपन को, 0 दे रखा है। तो बात करेंगे, अगर अपन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 0, यानी कि आर वेक्टर क्या था मेरे पास में, 4 प्लस टी इंटू आई कैप, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को ए के साथ में, ये है 0, है ना। तो 4 प्लस टी इंटू 2, ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस टी इंटू 2, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो आई डॉट आई भी 1 होता है, ठीक है। तो आई डॉट आई वाला ही जाएगा, जे डॉट जे वाला जाएगा, और के डॉट के वाला 1 होएगा, आई डॉट जे जे तो 0 हो जाएगा। तो 4 प्लस टी इंटू 2, और ये हो जाएगा -3 प्लस टी, ए का देखते हैं, ए के पास क्या था, ए के पास 0 है यहाँ पे, तो ये हो गया 0, और फिर 7 प्लस टी, के का क्या है इसके पास में, ये है के, ओनली के, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा 8 प्लस 2t, ये 0 हो ही गया, और ये हो गया 7 प्लस टी इजिकल टू आर डॉट ए बराबर 0 दिया हुआ है, तो इजिकल टू ये जगह 0, तो ये हो जाएगा 8 और 7 14 और 1 15, ये माइनस का 15, ये 3t, तो t बराबर आ गया -5। ये t की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, आपका क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर मिल जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 4 - 5 यानी कि माइनस का आई कैप, माइनस के 8 जे कैप, और ये हो गया +2 के कैप। ये आपकी क्या आ गई वैल्यू। इस क्वेश्चन को ध्यान से वापस समझ लेते हैं अपन एक बार के लिए, कि ए वेक्टर दिया हुआ था मेरे पास 2i प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ था i प्लस जे प्लस के कैप, सी वेक्टर दिया हुआ था 4i माइनस 3j प्लस 7k। जो मेरे को रिजल्ट दे रखा है पहला, वो दे रखा है आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजिकल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इक्वल है। इसको मैं उठा के इधर ले आऊँगा, तो आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजिकल टू 0, यहाँ से बी वेक्टर कॉमन आ रहा है, तो आर माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। अब चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, सदिश गुणा है, तो सदिश गुणा 0 कब होता है, जब ये दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो, यानी कि थीटा कितने डिग्री का हो अपने पास में, 0 डिग्री का हो, यानी कि आर माइनस सी समांतर है किसके, बी वेक्टर के। अगर समांतर हैं तो किसी न किसी टाइम है, तो टी बी लिख सकते हैं अपन इसको। आर वेक्टर सी इधर भेज दिया, सी प्लस टी वेक्टर, यहाँ से मेरे पास में आर वेक्टर आ गया, सी वेक्टर की उठा के वैल्यू पकड़ा दी अपन ने, और बी वेक्टर की उठा के वैल्यू पकड़ा दी, और आर वेक्टर आ गया। अब मेरे को फाइंड क्या करना था, टी। अब टी फाइंड करने के लिए इन्होंने रिजल्ट दे रखा था मेरे को आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। इन दोनों को मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट करा लिया। अब डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो कि आई डॉट आई होता है 1,
और आई डॉट जे अदर करने पे जीरो होगा, तो अदर तो होंगे नहीं, तो सेम सेम मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 + t इंटू टू, जो भी है उस तरीके से अपने क्या निकाल लिया, टी की वैल्यू, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन अलग से कल नहीं बताया था, आपको सोचने के लिए दिया था। ठीक है, तो ये बात हुई इस क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इस टाइप के, देखो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन दिया है ना ये, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 या 3 टॉपिक को इसने रिवाइज करवा दिया हमको, एक तरीके से इसने हमें स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट भी करवा दिए, एक तरीके से इसने क्रॉस मल्टीप्लाई भी ले लिया, एक तरीके से इसने डॉट प्रोडक्ट भी ले लिया, सारी चीज़ें इसने अपन से समझ ली। यानी कि एक क्वेश्चन से बच्चों के 3 टॉपिक का ज्ञान का हमें अनुभव हो गया कि क्या उसके पास में ज्ञान है इस लेवल का। तो आगे बात करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था अदिश त्रिक गुणनफल। देखो अदिश त्रिक गुणनफल क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सॉरी ये नहीं था, एक सेकंड, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर था ये, और इसको मैंने लिखा था ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया था मैंने, और बहुत ही इजी पड़ा था ये अपने पास में। देखो क्या था, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ये तो था मेरे पास में अदिश गुणनफल। अब हम देखेंगे सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल को देखते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हो गया मेरे पास में सदिश गुणनफल, याद रखना है इस चीज़ को। तो ये सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल को हम प्रदर्शित करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि बी क्रॉस सी तो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। इसमें क्रम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, सदिश में क्रम का बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर आपने क्रम ऊपर नीचे कर दिया पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो उसको हमने सॉल्व किया था, जो हमारे पास में क्या था, अदिश गुणनफल था ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी को हमने सॉल्व किया था, तो इजीली सॉल्व हो गया था, क्योंकि बी क्रॉस सी को हमने इससे इससे सॉल्व कर लिया था, और उसके बाद में इसके साथ में हमने उसको क्या कर दिया था, प्रोडक्ट कर दिया था। ठीक है, अब इसमें देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यानी कि जैसे कि मेरे पास में क्वेश्चन आ गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसका होता है एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला देखो आप ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है कि ए वेक्टर जो है मेरे पास में, जो ए वेक्टर है वो पहले तो जाएगा इस सी वेक्टर के साथ में, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बच कौन गया, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर ब्रैकेट के कहाँ आ जाएगा, बाहर। अब ये ए वेक्टर किसके पास जाएगा, बी वेक्टर के पास जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बच कौन गया, सी वेक्टर। वापस समझ लो इनको, अगर मैं 1 2 3 क्रमांक दे दूँ, ए को मैं 1 बोलूँ, बी को 2 बोलूँ और सी को 3 बोलूँ, तो जो 1 नंबर है, 1 नंबर पहले जाएगा लास्ट वाले के पास। देखो 1 2 3 से याद मत रखो, जो आगे है वो जाएगा सबसे लास्ट वाले के पास में, और जो बच गया वो बाहर आ जाएगा, तो 1.3, और कौन सा बच गया, 2 बच गया, साइन किसका आएगा, माइनस का। अब 1 किसके पास जाएगा, 2 के पास, तो 1.2, और फिर ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, 1.2 बच कौन सा गया, 3 बच गया, 3 आ जाएगा अपने पास में बाहर, और दोनों के बीच में किसका साइन लग जाएगा, माइनस का। तो अच्छे से समझ गए होंगे आप अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है। अदिश त्रिक गुणनफल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी वेक्टर से, और इसका जो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का ही जो पहला वाला वेक्टर है वो लास्ट वाले वेक्टर के पास में डॉट प्रोडक्ट में जाएगा, तो पहला वाला लास्ट वाला और जो बच गया वो, फिर माइनस, फिर पहले वाला दूसरा वाला और जो बच गया वो। अगर मान लो ये उल्टा होता, देखो उसमें क्रम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, किसमें, अदिश गुणनफल में। इसमें देखो बहुत फर्क पड़ रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ब्रैकेट लगा के, अगर सी वेक्टर इस साइड हो तो हमारे पास दाएं हाथ में हो, और इसको इधर लेकर आना है, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपने पास में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और माइनस का साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो, और अब देखो इसको समझने के लिए आप ऐसे मानो कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या होएगी, इसकी वैल्यू होएगी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और बच जाएगा बी वेक्टर, फिर माइनस, ठीक है, ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचेगा। देखो ये तो नॉर्मल है, और इसकी बात करें तो ये आएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यानी कि ये जो माइनस वाला है ये आगे आएगा इसमें, इसीलिए ये माइनस साइन क्या आ जाएगा, इसका कॉमन आ जाएगा। अदिश गुणनफल में आपको मैंने बताया था इस तरीके से लिखते हैं उसको, ए बी सी, यानी कि आपको इस तरीके से ए बी सी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। लेकिन सदिश गुणनफल में हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ईजी है डॉट प्रोडक्ट के अंदर।
कि जो पहले वाला है वो लास्ट के पास जाएगा और जो बच गया वो बाहर, फिर पहले वाला दूसरे वाले के पास जाएगा और जो बच गया वो बाहर, इस तरीके से। अब चूंकि अपन ने टॉपिक किया है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, तो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगर अपन, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इजी सा ही क्वेश्चन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर असमतलीय, असमतलीय बताना इसलिए जरूरी है ताकि ये जीरो ना हो जाए, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर असमतलीय इकाई सदिश हैं। क्या है ये? असमतलीय इकाई सदिश। इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इकाई सदिश, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो जो इसने बोला है। मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ के बोल रहा हूँ, क्या पता वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना आए। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर असमतलीय इकाई सदिश हो, ठीक है, और उसके साथ में एक रिजल्ट दिया हुआ है मेरे को कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर बराबर दे रखा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन अंडर रूट का 2, ये रिजल्ट मेरे को इसने दिया हुआ है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का मेरे को क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। कौन फाइंड करना है? कौन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो लगाते हैं इसमें हम दिमाग। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास दिया हुआ था ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये हैं यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश हैं अपने पास में। दिया हुआ जो रिजल्ट है ना वही हमारा आंसर निकाल के देगा। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर दिया हुआ है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन अन रूट का 2। देखो भाई ये किस टाइप से दिया हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी अपॉन रूट 2, ये जो भी है ये अपने पास रिजल्ट दिया हुआ है। इसको हमें खोलना आता है। इसको खोलते कैसे हैं? पहला वेक्टर, फिर लास्ट वाला वेक्टर, फिर जो बच गया वो डॉट प्रोडक्ट के साथ में, फिर माइनस आएगा, फिर आएगा पहला वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर, और फिर जो लास्ट वाला बच गया वो। और बराबर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? अब चूंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो ये और ये, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। इनके कोफिशिएंट की क्या कर सकते हैं हम? तुलना कर सकते हैं। इनके कोफिशिएंट की क्या कर सकते हैं? तुलना, यानी कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या आएगा? 1/√2। एक रिजल्ट तो ये आ रहा है, और एक आ रहा है एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ रहा है? माइनस का 1/√2। दो रिजल्ट आ रहे हैं अपने पास में, ठीक है। मेरे को एंगल फाइंड करना है ए और बी के बीच में, ठीक है भाई। ए और बी के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस का 1/√2 दे रखा है। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी भाई अपने पास में? याद आ रही है आपको? डॉट डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी? वो थी ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा बराबर 1/√2। अब जो स्टार्टिंग की बात थी वो क्या यूज़ आएगी? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है? इकाई सदिश। इकाई सदिश की परिभाषा क्या थी कि इनका मैग्नीट्यूड भी कितना निकल के आएगा मेरे पास में? 1। मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा इनका मेरे पास में? 1 निकल के आएगा। तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं इसका? थीटा। 1/√2 कितना होता है? 45 होता है। तो माइनस में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा क्या? हाँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -135। ईजी सी बात है। अगर ये ए और सी के बीच में एंगल पूछता तो वो भी हम आराम से फाइंड कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब एक और क्वेश्चन है कि आई कैप क्रॉस ए कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप का मतलब समझ रहे हो ना आप? इकाई सदिश है यहाँ पे आई कैप, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस, अब ये अपने पास में एक तरीके से क्वेश्चन देखो बहुत ही ईजी है, और ये कंपटीशन का ही क्वेश्चन है। कौन से का ये मैंने लिखा नहीं है, कंपटीशन का ही क्वेश्चन, कि आई कैप क्रॉस ए वेक्टर इंटू आई कैप, ईजी है, प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर इंटू जे कैप, प्लस फिर बाद में के कैप इंटू ए वेक्टर। ये इसमें मिस प्रिंटेड है, ये इधर भी सेम टू सेम क्या है? क्रॉस ही है इसके साथ में भी, ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर जो भी है, ठीक है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार के लिए। आई क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप इंटू क्रॉस है सॉरी ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर, हम मान लेते हैं A1 आई कैप, एकदम पास से ले लेते हैं अपन इसको, A2 जे कैप और A3 के कैप। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा इसके साथ में,
तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जाएगा ये। आई कैप डॉट आई कैप इंटू ए कैप। अब ये जाएगा इसके पास में, माइनस लग के आई कैप ए वेक्टर, और फिर बाहर कौन बचेगा अपने पास में, आई कैप ही बचेगा भाई। ये तो हो गया इस वाले का काम। अब सेम काम इसके साथ करेंगे। जे जाएगा जे जाएगा जे के साथ में, जे कैप डॉट जे कैप इंटू ए वेक्टर माइनस, फिर जाएगा जे ए वेक्टर के पास में, और ये साथ में आ जाएगा जे कैप, साथ में आ जाएगा अपने पास में जे कैप आ जाएगा साथ में। ठीक है, और चूंकि आज यहाँ लिख लेता हूँ, फिर आगे मैं आगे जाएगा मेरे पास में प्लस के कैप डॉट, इसको देखो और थोड़ा सा, क्या था, के डॉट ए, फिर बाहर जाएगा अपने पास में, सॉरी के डॉट के ही जाएगा, बाहर जाएगा ए वेक्टर, और माइनस के कैप डॉट ए वेक्टर, फिर बाहर जाएगा के कैप। अब इसको सॉल्यूशन करना है। आई और आई चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा हो जाएगा इनके बीच में 0 डिग्री, तो आई और आई मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे। क्या बचेगा, ओनली ए वेक्टर माइनस आई। देखो ए वेक्टर है वो ये रहा, आई इस आई से मल्टीप्लाई होगा तो ही 1 आएगा, आई जे से मल्टीप्लाई होते ही 0, और आई के से मल्टीप्लाई होते ही 0, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, A1। ये बचेगा A1, और बाहर क्या है, आई कैप। फिर जे और जे 1, ओनली ओनली क्या बचेगा, जे कैप, जे वेक्टर माइनस, फिर वही सेम सी बात है, जे के साथ आ जाएगा माइनस A2 जे कैप। ठीक है, फिर इधर आ गया के डॉट के 1, तो फिर बचेगा ए वेक्टर, फिर माइनस के करेगा तो ये बचेगा A3 के कैप। इधर देखो ए कितना आ गया, 3 ए वेक्टर, और ये माइनस में आ जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये 3 ए वेक्टर, और ये है हमारे पास में ए वेक्टर, तो ये बच गया 2 ए वेक्टर। ये कितना बच गया अपने पास में, 2 ए वेक्टर, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। इजी सा है ये क्वेश्चन अपने पास में। तो इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन भी किया। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन समझ में आया आपको, इजी क्वेश्चंस थे। अब आगे की बात करते हैं अगर अपन, आगे है सदिशों का व्युत्क्रम नियम। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो भाई, एक लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है वेक्टर का, बस ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। सेकंड लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। क्या बोलता है टॉपिक, व्युत्क्रम आप अच्छे से जानते हो, है ना, 1/, वाला जो सिस्टम होता है वो व्युत्क्रम होता है। इन्वर्स जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में, इन्वर्स से ज़्यादा बेटर समझ में आता है अपने पास में। तो सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के व्युत्क्रम को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर के डैश, बी वेक्टर के डैश और सी वेक्टर के डैश के द्वारा। और किसी भी सदिश और व्युत्क्रम का अदिश गुणनफल ऑलवेज होगा 1। ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। आप जैसे कि इसको मैं ऐसे समझूं कि ये जैसे कि मान लो 2 है, 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, आप 1। देखो ये बेसिक एक थ्योरी बता रहा हूँ, ये इसके अंदर अप्लाई नहीं होती, लेकिन हमें यहाँ याद रखना पड़ेगा कि ए वेक्टर और ए वेक्टर का जो हमारे पास में व्युत्क्रम है, इन्वर्स है, वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। और ए वेक्टर की डेफिनेशन क्या, ए वेक्टर के जो अपने पास व्युत्क्रम है उसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ही ईजी सी है कि ए वेक्टर का अगर हमें व्युत्क्रम लेना है तो ए के बाद क्या आता है, बी, तो बी वेक्टर, और उसके बाद आता है सी वेक्टर, और नीचे आ जाएगा तीनों का अदिश गुणनफल। तीनों का अदिश गुणनफल का मतलब जानते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और इसको खोलते कैसे हैं ये मैंने समझा ही दिया आपको। ये इसके साथ जाएगा फिर बी, ठीक है, खोल लें। अरे हाँ, इसको तो उस तरीके से खोलेंगे अपन, किस तरीके से, इस तरीके से लगा के, ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व होएगा ये तो, लेकिन इसका मॉडुलस जो इन्वर्स है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। जिसका इन्वर्स निकालना है उसका अगला वाला जो आएगा वो कहलाएगा इसके अंदर। तो जैसे कि मान लो बी का निकालना है तो बी के बाद आएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और फिर तीनों का नीचे अदिश गुणनफल। सी का निकालना है तो सी के बाद आएगा ए, तो ए क्रॉस बी, और फिर तीनों का नीचे अदिश गुणनफल। इजी सी बात है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है अपने पास में, लास्ट टॉपिक है अपने पास में। ये टॉपिक क्या कह रहा है कि ए वेक्टर का, बी वेक्टर का, देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा इस चित्र के अंदर।
इधर बना देता हूँ वापस में कि ये इधर तो ए वेक्टर है कोई सदिश और इधर है बी वेक्टर कोई भी सदिश। तो इस टॉपिक का नाम है कि इस बी वेक्टर का इस ए वेक्टर की दिशा में, इस ए वेक्टर की दिशा में मतलब ये वाली दिशा में, और इस ए वेक्टर के लंबवत, इस ए वेक्टर के लंबवत दिशा में इसके घटक कैसे निकालेंगे वो निकालना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि आप अच्छे से जानते हो कि ए कैप यानी कि ए कैप ए यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ए कैप का फॉर्मूला आप जानते हो, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ से ए वेक्टर क्या निकल के आएगा मेरे पास में, इसको इधर भेज दो, यहाँ से निकल के आएगा अपने पास में ए कैप इंटू ए कैप का मॉडुलस किसके बराबर, ए वेक्टर के बराबर, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। ये देखो वापस डायग्राम मैंने बना दिया है, ये वापस डायग्राम बना देता हूँ मैं। डायग्राम देखो बहुत ही सिंपल सा है ये। तो ये ए वेक्टर है अपने पास में, ये बी वेक्टर है अपने पास में, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा, बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में और इसके लंबवत दिशा में हमको घटक निकालना है, ठीक है। इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको ओ बोल रहा हूँ, इसको ए बोल रहा हूँ और इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, एम बोल रहा हूँ, और इसके बीच में कौन है, थीटा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की जो मैं बात करूँ, तो इस त्रिभुज के अंदर हमें त्रिभुज का नियम लगाएं। त्रिभुज का नियम क्या बोलता है कि दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा के योग के बराबर, दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है और उनकी दिशा उन दोनों भुजाओं की क्या होती है, विपरीत होती है। यानी कि ओ एम प्लस एम बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। यहाँ से मैं एम बी इसके क्या हो गया, इस ए वेक्टर के क्या हो गया, लंबवत घटक हो गया। तो एम बी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। एम बी क्या हो जाएगा मेरे पास में, बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, ठीक है। यहाँ से ओ एम वेक्टर की एक बार वापस समझते हैं अपन। ओ एम वेक्टर अगर मैं कोण की बात करूँ तो ओ एम कॉस थीटा, अगर मैं इस डायग्राम के अंदर अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ तो कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास, आधार बट्टे करण। आधार कितना है मेरे पास, ओ एम, और करण है मेरे पास ओ बी। तो यहाँ से ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी कॉस थीटा। और ओ एम का मेरे को मॉडुलस चाहिए तो ओ बी का भी मॉडुलस और कॉस थीटा का भी क्या निकल जाएगा, मॉडुलस। ओ बी का मॉडुलस है बी वेक्टर और कॉस थीटा का मॉडुलस कॉस थीटा होता ही है, ठीक है। तो ओ एम वेक्टर बराबर लिख रखा है मैंने बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा। अब ये ए कैप कहाँ से आया, ये वहीं से आया जब मैंने आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट बताया था कि ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस और उसका कैप। यानी कि अगर मैं ओ एम वेक्टर निकाल रहा हूँ तो ओ एम वेक्टर का मतलब है ओ एम वेक्टर का मॉडुलस बट्टा ओ एम वेक्टर का मॉडुलस इंटू उसका कैप, ठीक है, ए कैप, ठीक है। तो वहाँ से मैंने लिया है और ओ एम वेक्टर ए वेक्टर की दिशा में ही है तो वही वाला मैंने इसमें क्या लगाया है, कॉन्सेप्ट लगाया है। तो अपने पास में ओ एम वेक्टर की वैल्यू मैंने पुट कर दी बी वेक्टर कॉस थीटा और बाहर क्या बच गया मेरे पास में, ए कैप, ठीक है। ये ओ एम आ गया और ओ एम मेरा क्या है, ओ एम है बी वेक्टर का इसमें ए वेक्टर की दिशा में घटक। अब देखो ये पूरा नहीं आया, अभी इसमें क्या करना है, बी वेक्टर का मॉडुलस है ही मेरे पास। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी, देखो कॉस थीटा कहाँ से आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। यहाँ से कॉस थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, यही तो होता है भाई। तो यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्म, कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, ये अपन यहाँ पे चल रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस, और बाहर अपने पास क्या चल रहा है, बाहर तो ए कैप चल ही रहा है अपने पास। तो बी वेक्टर के मॉडुलस से बी वेक्टर का मॉडुलस कैंसिल आउट, क्या बचा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू ए कैप। अब मैं ए कैप को क्या लिख सकता हूँ, ए कैप को लिख सकता हूँ ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस, यानी कि इस ए कैप की जगह लिखा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। ए वेक्टर का मॉडुलस पहले से ही नीचे था तो ए वेक्टर के मॉडुलस का क्या हो गया, वो होल स्क्वायर। यानी कि दिशा में जो हमारे पास में दिशा में, यानी कि बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में जो आएगा हमारे पास में, वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो घटक आएगा वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर इनटू ए वेक्टर, ठीक है। और इसके लंबवत, लंबवत मैंने देखो स्टार्टिंग में ही निकाला था, स्टार्टिंग में मैंने क्या निकाला था, एम बी। एम बी क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में इसकी दिशा में आया ना उसको बी वेक्टर में से क्या कर देना है, माइनस, यानी कि बी वेक्टर में से ओ एम वेक्टर क्या कर देना है, मेरे को माइनस कर देना है। तो बी वेक्टर में से ओ एम वेक्टर की क्या निकाल दिया मैंने, पुट कर दी वैल्यू। आप लोगों को देखो एक बार वापस समझा देता हूँ कि देखो मेरे पास में दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। मुझे बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में और इसके लंबवत दिशा में क्या निकालना था, घटक निकालना था। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने सबसे पहले ये आपके पास जो त्रिभुज दे रखा है ओ एम बी, इसमें
त्रिभुज का लगा दिया नियम। त्रिभुज का नियम लगाते ही यहाँ से मेरे पास एम बी आ गया बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर आप डाल दो फर्स्ट। अब वापस अपने ओ एम वेक्टर के पास आ जाओ। मैंने बताया था ओ एम वेक्टर ए वेक्टर की दिशा में है, और ए वेक्टर के लिए देखो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया था कि ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ से ए वेक्टर का मॉडुलस बराबर क्या, ए यहाँ से अपने पास में ए वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, ए कैप इंटू ए वेक्टर का मॉडुलस। तो ये ओ एम के लिए मैं क्या लिख दूंगा, ओ एम का वेक्टर बट्टा इंटू ए कैप। ठीक है, अब ओ एम वेक्टर कहाँ से निकल के आएगा, अब वापस आ जाओ आप ओ एम वेक्टर के लिए वापस त्रिभुज ओ एम बी में आ जाओ। इस ओ एम बी के अंदर अगर मैं कॉस थीटा लूँ तो मेरे पास ओ एम वेक्टर अपॉन ओ बी वेक्टर निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि आधार बट्टा करण से यहाँ से ओ एम वेक्टर क्या निकल के आएगा, बी वेक्टर कॉस थीटा। तो मैंने ओ एम वेक्टर की क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। ठीक है, और बाहर बचा ए कैप। अब मैंने क्या किया, मैंने कॉस थीटा की वैल्यू पुट करी। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से पुट करी, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा है वहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस। बाहर ए कैप है ही, बी वेक्टर से बी वेक्टर कैंसिल आउट हो गया, और ए कैप की मैंने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी, जो कि होती है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। और यहाँ से दिशा में अपने पास सदिश आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर, और लंबवत हो जाएगा ये। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप इसको खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को कि आई प्लस जे को आप मान लेना, ऐसे मान लेना आई प्लस जे को मान लेना ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई प्लस जे बराबर ए वेक्टर, और बी वेक्टर आप मान लेना जे प्लस के। अब आपको इसके दिशा में चाहिए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दिशा के लिए फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे। ठीक है, और उसके बाद में लगा दोगे बाहर ए वेक्टर, और फिर इस ए वेक्टर का मॉडुलस तो मैं बता देता हूँ, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यानी कि अनरूट टू। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, अनरूट टू आ जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर देना, दिशा में लंबवत घटक आपको मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए का मॉडुलस 3 है, बी का मॉडुलस 5 है, सी का मॉडुलस 7 है, ए और बी के बीच में कोण। सोचने वाला क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में कोण कैसे निकलेगा, क्या कॉन्सेप्ट होएगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो भाई क्या दिया हुआ है मेरे को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ये क्या हो गया, माइनस का सी वेक्टर। इसका भी आप क्या कर दो स्क्वायर, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस के अंदर स्क्वायर होगा, कभी भी वेक्टर का डायरेक्टली स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। लगा दिया, तो ये हो जाएगा, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इसकी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा मेरे पास में सी वेक्टर का होल स्क्वायर। ए वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास 3, मॉडुलस दे रखा है मेरे को, तो ये हो जाएगा 9। बी वेक्टर का मॉडुलस है मेरे पास 5, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 2। आप ये ए डॉट बी की डेफिनेशन लगा दो, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा। सी वेक्टर दे रखा है मेरे को 7, यानी कि ये हो जाएगा 49। 25 प्लस 9 हो जाएगा अपने पास में 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 प्लस 2 ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा बराबर 49। यहाँ से मेरे को निकालना है सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 34, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 5 उधर 15 आ जाएंगे। ठीक है, 34 और 5 49, ठीक है 15 आ जाएंगे इधर से अपने पास में, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 15। ठीक है, और फिर ये इसका 2 का भाग लग जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे को फाइंड हो जाएगी, कैलकुलेशन आप देख लेना जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने पास में इन दोनों के बीच में क्या फाइंड हो गया, इन दोनों की एंगल फाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक अपन ने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इनके जो क्वेश्चंस बचे हैं अपने पास में, वो बचे हैं बुक के क्वेश्चन। वो एक आध मैं बता देता हूँ आपको बुक के क्वेश्चंस, और आप भी अपनी तरफ से सॉल्व करना। अगर आपको लगेगा कि कुछ टफ है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और इस तरीके से देखो, मैंने मेरी तरफ से इस वेक्टर के सारे टॉपिक, एक तरीके से बेस कंप्लीट होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। क्वेश्चंस तो देखो बहुत आ सकते हैं, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है मैथ्स के अंदर। बाकी कोई भी टॉपिक हो तो उसके क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन कभी भी लिमिटेड नहीं होते। और स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं तो उसके अंदर तो हर इंसान हर रोज़ नई नई
क्वेश्चंस लेकर आता है। तो इसके बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं आपके आरबीएससी के। देखो भाई, 13.1 जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने बताया था इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इनका जो भी दे रखा है उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3, और साथ में अनरूट है तो क्या आ जाएगा, √3। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका ईजिली हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर। और 13.1 में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो ये अपने मन से लिखना है, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, कोई भी लिख सकते हो आप अपने मन से। इसमें भी सेम यही चीज़ है जिसमें डायरेक्शन सेम हो। अब डायरेक्शन सेम हो तो आपको पता ही है डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए लगा देना आप जो भी वेक्टर निकल के आता है, ठीक है। क्या करना है अपन को, देखो कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस का मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि क्या होगा, ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करना है आपको, ए वेक्टर के लिए 1 इसके क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मैग्नीट्यूड लग जाएगा इसका पूरा, जो भी मैग्नीट्यूड लग रहा है अपने पास, ए वेक्टर स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार से एम, और इसी प्रकार से क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। ये देखो ऊपर 1 कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। आई के लिए आएगा 1, क्योंकि 1 है इसके लिए, इसमें भी है 1, और एन में भी कितना है 1। तो आई के लिए 1, और नीचे क्या हो जाएगा इनका जो भी मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा। दूसरे के लिए भी 1, तीसरे के, अब बी की बात करें तो बी में देखो, बी में ऐसे है, बी में 3 है, और फिर बाद में ये 9 9 9, ठीक है, जो भी है 27 दे रखा है, लेकिन ये फिर से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1/√3। तो इस तरीके से बी में भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। देखो अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक्स और वाई दे रखे हैं, उनके वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने के लिए देखो क्या दे रखा है, दोनों को आपस में इक्वल कर दो, x = 2 y = 3। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द स्केलर वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट चाहिए इनके पॉइंट्स के ऊपर। तो इसको a मान लो तो ये आएगा 2। ये मैंने क्या निकाला था, देखो मान लो आपको a भी वेक्टर निकालना है, तो मैंने क्या निकाला, क्या बोला था, b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। b के स्थिति सदिश के लिए क्या हो गया, -5 -2 यानी कि कितना हो गया, माइनस का 7 आई कैप, और ये हो गया 7 7 - 1 यानी कि 6 जे कैप। इस तरीके से क्या निकल जाएगा इसका, इस ए बी वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। इजी सा है वेक्टर कंपोनेंट। सम निकालना है 6 क्वेश्चन में, ए बी सी दे रखा है, सम निकालना है, तीनों को ऐड कर दो, सीधी बात है, आई जे के ऐड होंगे भाई, ठीक है। तो 13.1 में इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। 13.2 के क्वेश्चन देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड दे रखा है मेरे को 4 और 5, अब उनके बीच में मेरे को निकालना है। अब क्या निकालना है मेरे को, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की देखो 13.2 स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर है। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये इसका स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल का परिभाषा क्या थी, मैंने बताया था, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ये लगा दो इसके अंदर तो आपको क्या निकल जाएगा। और एंगल इसने 60 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, 130 डिग्री रखा है, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा इसका भी, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें कि ए और बी दे रखे हैं, आर फॉलोज दे रखे हैं जो भी, फाइंड ए एंड बी इफ ए वेक्टर, अच्छा ए डॉट बी चाहिए, क्या बोल रहा है ये, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे को फाइंड करने हैं जब ए और बी मेरे को दे रखे हैं। तो देखो इसमें क्या करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 1, तो 3 × 2 6, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 यानी कि -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 -4, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 आ जाएगी पहले की वैल्यू। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसको पुट करके देख लेना, इजीली हो जाएगा। इसके अंदर इनक्रिटीज लग रही हैं और कुछ भी नहीं है। 4 के अंदर भी सेम यही चीज़ है कि पी और क्यू दे रखे हैं मेरे को, पी और क्यू फाइंड करना है। ये इधर पी है मेरे पास में, ये इधर पी है, ये क्यू है, और मेरे को क्या क्या फाइंड करना है, पी ओ क्यू, ये एंगल फाइंड करना है। सीधी सी बात है, आप अगर पी वेक्टर का मॉडुलस और क्यू वेक्टर का मॉडुलस मेरे को अगर मिल जाए तो कॉस थीटा निकाल के मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा ओ पी और ओ क्यू, यानी कि ये फाइंड हो जाए और ये फाइंड हो जाए, ओ पी फाइंड हो जाए और ओ क्यू फाइंड हो जाए, तो इनके बीच का थीटा ईजिली मिल सकता है, क्योंकि उसका क्या निकल जाएगा, इनका फॉर्मूला लग जाएगा मेरे पास में ईजिली। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर, परपेंडिकुलर के अंदर क्या होगा, cos 90 और cos 90 होता है 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बराबर क्या कर दो, 0 पुट कर दो। ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं आपको, और ये बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। उससे आप लेमडा और म्यू की जो भी है वैल्यू वो फाइंड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल के साइड्स हैं,
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर राइट एंगल के साइड्स हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के मेरे को क्या फाइंड करना है, साइड्स रिप्रेजेंट करने हैं, कौन से होंगे। इजी है, इसमें एंगल का फॉर्मूला वो लगा देना कि ट्राइंगल का जो, सॉरी, त्रिभुज के कोण का नियम लगा देना। क्या लगता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकल जाएगा आपको इसमें। और चूंकि आप जानते हो कि ए वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ जाएगा। थोड़ा सा लगाओ दिमाग, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा ये। सी वेक्टर निकल जाएगा आपके पास में, ए और बी वेक्टर इसने दे ही रखा है, काम हो जाएगा अपना। इनइक्वलिटीज़ दे रखी हैं, पुट करो, स्क्वायर करो, हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन 13.3। 13.3 में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट निकलवा रहा है वेक्टर्स के। अब प्रोडक्ट निकालना, देखो 13.2 में मैंने क्या निकाला था, 13.2 में निकाला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो 13.3 में मैं बताऊँ क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। पहला क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन इसके लंबवत सदिश का पूछ लेगा, और कुछ नहीं पूछेगा वो, ज़्यादा क्या पूछ लेगा, उनके लंबवत सदिश पूछेगा। देखो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन ईजी है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा इसको, फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत इकाई सदिश, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके लंबवत इकाई सदिश एन कैप हो गया। और मैंने बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या निकल जाएगा अपने पास, मैग्नीट्यूड, इजीली निकल जाएगा। मैंने बोला ही था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ये बात मेरे को क्या करनी है, प्रूव। पुट करो, ए डॉट ए है, वैल्यू पुट करो, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी दे रखा है इसको पुट करके सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, नहीं होगा तो सॉल्व करेंगे बैठ के। ठीक है, इसी प्रकार से पाँचवा, छठा, सातवां जो भी क्वेश्चंस हैं, मोटे मोटे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। 13.4 में देखो इसने क्या दे रखा है, आई कैप जे कैप के कैप आई कैप के कैप जे कैप। मैंने बताया था आई जे के और आई के जे, ये अगर विपरीत हो गया तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 2i जे के आई जे के आई जे के 2i, 2 आ जाएगा इधर, सीधी सी बात है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ इस टाइप में दी हुई हो, आई जे के इस टाइप से दी हुई हो, तो इसका मतलब है आई डॉट जे क्रॉस के, यही तो मतलब है इसका। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, इजी सा पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे को ये, दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है समतलीय। समतलीय का मतलब मैंने बताया था कि ये जो आपका ब्रैकेट है, इसमें जो ए बी सी हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये मैंने एक रिजल्ट लिखाया था आपको समतलीय के लिए कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन हैं भाई। तीसरा चौथा क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है मेरे को। 13.5 में देखो क्या करवा रहा है, 13.5 में यही करवा रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्रोडक्ट निकालने हैं। प्रोडक्ट निकालो, क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा टिपिकल आएंगे, निशान लगाओ, पूछो अपने से। तो इस तरीके से वेक्टर का जो है हमने टॉपिक आज कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे 3D, क्योंकि वेक्टर पढ़ाने के पीछे मकसद मेरा 3D पढ़ाना ही था। तो थैंक यू क्लास, और जो भी इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे को पूछें। थैंक यू।